नमस्कार। आज के इतिहास में आपका स्वागत है और मैं कीर्ति आपके साथ लेकर हाजिर हूँ हमारा खास कार्यक्रम आज का इतिहास। इतिहास से अच्छा कोई शिक्षक दूसरा नहीं होता। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को समेटे नहीं होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 4 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे परवीन बॉबी के बारे में, जो बॉलीवुड के ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। परवीन बॉबी हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी। परवीन बॉबी ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी। 1970-80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर अपनी सुंदरता का जलवा बिखेरने वाली परवीन बॉबी की ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रही थी। हम आपको बता दें कि परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी और वह इकलौती संतान थी। उन्होंने अपने पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। परवीन बॉबी ने औरंगाबाद में अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से शिक्षा ग्रहण की। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब के साथ प्रशासक थे। उनके फिल्मी करियर की बात करें तो 1972 में परवीन के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। उम्र की 5 दशक पार कर इस दुनिया से विदा लेने वाली परवीन का फिल्मी करियर 1973 में चरित्र से शुरू हुआ था। इसके बाद आई चरित्रहीन, जिसमें सलीम दुर्रानी की प्रमुख भूमिका थी। बहरहाल जिस फिल्म ने उन्हें प्रसिद्धि के प्रकाश वृत्त में ला खड़ा किया वह थी दीवार। परवीन की अदाकारी की श्रेष्ठता के लिए केवल इतना ही कहना काफी है कि उन्हें करीब 10 फिल्मों में कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इनमें मजबूर, दीवार, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, कालिया, मेरी आवाज सुनो, नमक हलाल, अशांति, खुद्दार, रंग बिरंगी आदि शामिल है। बहरहाल ये तो चंद फिल्मों के नाम हैं। परवीन की अन्य फिल्में भी कुछ कम नहीं हैं और कुछ में तो उन पर फिल्माए गए एक गाने ने धूम मचा दी। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन ने करीब 8 फिल्मों में काम किया और दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। वहीं डेब्यू के 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी ख्याति पा ली कि वह टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वह बॉलीवुड की पहली स्टार बनी। परवीन बॉबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता, निर्देशक से लेकर हर हीरो के सर चढ़कर बोल रहा था। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। आपको बता दें कि वह इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे देखता तो बस एकटक देखता ही रह जाता। उनकी आंखें गजब की खूबसूरत थी, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। देखते ही देखते वह फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहीती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं परवीन बॉबी की, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और आज हमारे बीच ना होने के बाद भी वह सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। वहीं फिल्मी सफर में अचानक से बॉबी ने सभी से दूरी बना ली थी और परवीन बॉबी का निधन 20 जनवरी 2005 को मुंबई में हुआ। बता दें कि परवीन बॉबी की मौत की वजह अकेलापन बताई जाती है।
तो अभी आपने जाना बॉलीवुड की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकाराओं में से एक परवीन बॉबी के बारे में, जिनका आज जन्म हुआ था। आगे की कड़ी में आप जानेंगे हंसा मेहता के बारे में, जिनका निधन 4 अप्रैल 1995 यानी आज ही के दिन हुआ था। हंसा मेहता एक समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के रूप में भारत में काफी प्रसिद्ध रही हैं और आज ही के दिन यानी 4 अप्रैल 1995 को उनका निधन हो गया था। इनके पिता मनुभाई मेहता बड़ौदा और बीकानेर रियासतों के दीवान थे। हंसा मेहता का विवाह देश के प्रमुख चिकित्सकों में से एक तथा गांधी के निकट सहयोगी जीवराज मेहता जी से हुआ था। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थी। इन्होंने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हंसा मेहता इन्हीं में से एक थी। आपको बता दें कि हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 ईस्वी को हुआ था। बड़ौदा राज्य में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक, जो बाद में बड़ौदा राज्य के दीवान भी रहे। सर मनुभाई मेहता के घर हंसा मेहता का जन्म हुआ। करण घेलो जैसे गुजराती साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है कि उपन्यासकार नंदशंकर मेहता हंसा मेहता के दादा थे। घर में पढ़ने लिखने का माहौल था तो हंसाबेन ने बड़ौदा के विद्यालय और महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र से बीए ऑनर्स किया। एक संरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण करने में हंसाबेन को अधिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं हंसाबेन जब पत्रकारिता की पढ़ाई करने इंग्लैंड पहुंची तब वहां उनकी मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई। सरोजिनी नायडू के साथ हंसाबेन महिला आंदोलन के बारे में दीक्षित तो हुई ही, सार्वजनिक सभाओं में भी वह शिरकत करने लगी। आपको बता दें कि हंसा मेहता ने गुजराती भाषा में बच्चों के लिए बाल साहित्य अनुवाद करना उस दौर में शुरू किया जब बच्चों के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था। उस समय केवल गीजूभाई मधोका बाल साहित्य के लिए गंभीरता से कार्य कर रहे थे। इसी के साथ 1930 में हंसाबेन गांधी के साथ जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी तो उनके व्यक्तित्व का बहुआयामी पक्ष उभर कर सामने आया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी में 1932 और 1940 में उनको जेल भी जाना पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद हंसा मेहता उन 15 महिलाओं में शामिल थीं जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली घटक विधानसभा का हिस्सा थी। वे सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों पर उप समिति की सदस्य थी। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत की। हंसाबेन ने महिलाओं के स्तर में सुधार लाने के अपने उद्देश्य को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रखने की भी कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र संघ के महिलाओं के स्तर से संबंधित आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया और मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों में शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करती रही। उन्हें सन 1959 में पद्म भूषण से विभूषित किया गया। कठिन परिस्थितियों में आशावादी रहने वाला लंबा जीवन जीते हुए 4 अप्रैल 1995 को अपने पीछे एक बड़े संघर्ष की परंपरा छोड़कर वह चली गई। महिलाओं के स्तर में सुधार के लिए उनके प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहा और एक कालजयी विदुषी महिला के रूप में उनके योगदानों को याद किया।
अभी हमने आपको बताया समाज सेवी स्वतंत्रता सेनानी हंसा मेहता के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। आगे की कड़ी में आपको बेगम एजाज रसूल के बारे में बताएंगे, जिनका आज ही के दिन यानी 4 अप्रैल 1908 को जन्म हुआ। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक बातें। 4 अप्रैल 1908 यानी आज ही के दिन बेगम कदसिया एजाज रसूल का जन्म हुआ। ये भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। साल 1950 में भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गई थी। वह 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गई और फिर 1969 से साल 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही। इसके साथ ही बेगम एजाज रसूल 1969 से 1971 के बीच सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रही। सन 2000 में उन्हें सामाजिक कार्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो बेगम एजाज रसूल मलेरकोटा के शाही परिवार के सर जुल्फिकार अली खां की बेटी थी और नवाब सैयद एजाज रसूल, जो कि अवध के ताल्लुकदार थे, से उनकी शादी हुई थी। संविधान सभा में शामिल होने से पहले वह उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य थी। वह संयुक्त प्रांत से 14 जुलाई 1947 को विधानसभा में शामिल हुई। बाद में उन्होंने 1952 से 1956 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम किया। बेगम एजाज रसूल मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति की 3 महिला सदस्यों में से एक थी। आपको बता दें कि बेगम एजाज रसूल का मानना था कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों की भलाई पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन यह भी कि बहुसंख्यकों को अपने कर्तव्यों का एहसास रहे कि किसी भी अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव न किया जाए और बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक समुदाय के मन में आत्मविश्वास, सदिच्छा और सुरक्षा की भावना पैदा करनी है। उन्होंने कहा था कि हम मुसलमान के रूप में अपने लिए कोई विशेषाधिकार नहीं चाहते, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई भेदभाव किया जाए। यही कारण है कि मैं कहती हूँ कि इस देश के नागरिक के रूप में हम आकांक्षाओं और यहाँ रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं को साझा करते हैं और उसी समय उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ सम्मान और न्याय के साथ व्यवहार किया जाए। बेगम एजाज रसूल का मानना था कि भारतीय संविधान न केवल महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करेगा, बल्कि वास्तव में यह नए गणराज्य में महिलाओं के लिए अवसर की समानता भी सुनिश्चित करेगा। अन्य महिला सदस्यों की तरह उन्होंने भी यह तर्क दिया कि भारतीय विरासत ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के समानता को मान्यता देती है। संविधान स्वीकार करने पर उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं जीवन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ पूर्ण समानता की अपनी उचित विरासत को आगे बढ़ाकर खुश हैं। मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है जिसे संविधान के उद्देश्यों के लिए अपनाया गया है। यह एक ऐसा आदर्श है जिसे लंबे समय से भारत ने पोषित किया है। हालांकि कुछ समय के लिए सामाजिक परिस्थितियों ने इसे व्यवहार से बाहर कर दिया था। यह संविधान इस आदर्श की पुष्टि करता है और इस बात का आश्वासन देता है कि भारतीय गणराज्य में कानून में महिलाओं के अधिकारों का पूर्ण सम्मान किया जाएगा। इसी तरह अपने जीवन की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते 1 अगस्त 2001 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में बेगम एजाज रसूल की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये थी बेगम एजाज रसूल, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको, हर दिन की घटनाओं को बताते रहेंगे। तब तक के लिए
आप देखते रहिए प्राइम टीवी।